अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की कोर्स का। ठीक है, तो हमने डीएनए के बारे में काफ़ी तफसील से लेक्चर नंबर 1 में जो है वो पढ़ा है। अब इस लेक्चर में जो है हम आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पढ़ते हैं। समटाइम्स इट फील्स दैट डीएनए गेट्स ऑल द क्रेडिट्स। ठीक है, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि डीएनए को सारा ही क्रेडिट हम डीएनए को ही दे रहे हैं। ठीक है, इट हैज़ अमेजिंग स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटीफुल डबल हेलिक्स ट्विस्टेड लैडर। इट स्टोर्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर स्टोर हो रही है, उसका बहुत ही खूबसूरत उसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डीएनए के अंदर ही है। डीएनए की ही बात ज़्यादातर होती है। तो हाउ एवर समटाइम्स व्हाट गेट्स लेफ्ट आउट दैट हाउ आरएनए इम्पॉर्टेंट इज़। लेकिन इन सब चीज़ों में हम जो है आरएनए को पीछे ही छोड़ देते हैं और हम भूल जाते हैं कि क्या आरएनए भी हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। और आरएनए को आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी साइट्स है कि डीएनए को ही सारी जो है वो क्रेडिट डीएनए को ही दिया जा रहा है। मैं भी एक इम्पॉर्टेंट काम करता हूँ। ये डीएनए जो है वो मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट है। वो कैसे, अब देखते हैं। Without RNA, the genetic message cannot be delivered out of the nucleus for protein synthesis. DNA के पास जो है इंस्ट्रक्शन तो है, रेसिपी तो है कि प्रोटीन बनाने की, लेकिन डीएनए जो है वो न्यूक्लियस से निकल के ख़ुद बाहर नहीं जा सकता राइबोसोम के अंदर कि वो फिर वहाँ जाकर प्रोटीन बनाए और इंफॉर्मेशन ये बाहर ख़ुद लेकर जाए। तो इसके लिए उसको हेल्प चाहिए होती है आरएनए की। आरएनए ही वो इंस्ट्रक्शन जो है प्रोटीन सिंथेसिस की डीएनए से लेता है और फिर वो आगे लेकर जाता है प्रोटीन फैक्ट्री में और वहाँ पे प्रोटीन बनता है। ठीक है, न्यूक्लियस से बाहर जो है वो आपका एमआरएनए ही, मैसेंजर आरएनए इंफॉर्मेशन लेकर जाता है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं क्या है कि डीएनए जो आरएनए को यहाँ लेफ़्ट साइड पे देखें, गेटिंग रियल टायर्ड ऑफ प्लेइंग मैसेंजर। मैं मैसेंजर का काम करते करते थक गया हूँ। और ये डीएनए जो है वो और उसकी हटा रहा है। क्या कह रहा है कि से हाई टू द राइबोसोम फॉर मी। राइबोसोम को मेरा हाई कहना है। राइबोसोम जो है वो वहाँ पर ही प्रोटीन जो है वो बनता है। ठीक है, तो एमआरएनए का काम बस ये है कि डीएनए से इन्फॉर्मेशन ली जाके राइबोसोम कर दी और वहाँ पर जो है प्रोटीन बन गया। ठीक है, तो आरएनए एक इम्पॉर्टेंट काम कर रहा है। डीएनए को उसका शुक्रगुजार होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन आगे लेकर जा रहा है, लेकिन इसका रवैया आरएनए के साथ ठीक नहीं है। बाकी आरएनए इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज डीएनए। अब जब आरएनए को पता चल गई इसकी इंपॉर्टेंस, तो वो कहने कि टेक अ पिक्चर, इट विल लास्ट लॉन्गर। ठीक है, अब आरएनए जो है वो डीएनए को चिढ़ा रहे हैं। तो आरएनए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डीएनए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन लेकर जा रहा है आरएनए, तो आरएनए भी आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग डीएनए एंड आरएनए, ऑल राइट, वी वांट फेयर फाइट। ओके, दोनों को कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि आरएनए का क्या रोल है, डीएनए का क्या रोल है। डीएनए एंड आरएनए इज़ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, दोनों ही डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं। अच्छा जी, यूकेरियोट आपके पास लेफ़्ट साइड पे यूकेरियोट्स हैं, राइट साइड पे आपके पास प्रोकैरियोट सेल है। लेफ़्ट साइड पे जो यूकेरियोट है, इसमें आप देख रहे हैं ये सर्कल बना हुआ है इसके पेट में, ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर यूकेरियोट्स के पास जो है वो यूकेरियोटिक सेल जो है उनके पास न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर ही आपके पास डीएनए होता है और एमआरएनए होता है, और एमआरएनए इस न्यूक्लियस से बाहर निकलता है और साइटोप्लाज्म में आता है। ये जो सर्कल है पेट का इसके, उससे बाहर जब आप आएंगे तो वो साइटोप्लाज्म होगा इस यूकेरियोटिक सेल का। उस साइटोप्लाज्म में आपके पास राइबोसोम है जहाँ पर प्रोटीन बनेगा। तो एमआरएनए जो है, आप देखें यहाँ एमआरएनए के जो है उसका एरो जो है, लाइन जो है वो न्यूक्लियस में भी जा रही है और साइटोप्लाज्म में भी जा रही है। एमआरएनए के पास वो ताकत है कि वो इस क्या कहते हैं, न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में आ सकता है। यहाँ सर्कल में बनाया हुआ भी है, नीचे डार्क ब्लू है, ऊपर लाइट ब्लू है, यानी कि डार्क ब्लू न्यूक्लियस का हिस्सा है, लाइट ब्लू साइटोप्लाज्म का हिस्सा है। तो इस सेल के न्यूक्लियस से निकल के आरएनए आपका जो है वो साइटोप्लाज्म में आ सकते हैं और फिर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनके पास, प्रोकैरियोटिक सेल के पास, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं होता तो इनके साइटोप्लाज्म में ही दोनों डीएनए आरएनए मौजूद होते हैं और वहीं पर ही एक साथ ही आपका जो है वो प्रोसीजर डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए इंस्ट्रक्शन लेकर जाता है राइबोसोम में और वो एक सिंगल प्रोसेस में जो है पूरा प्रोटीन बन रहा होता है। अच्छा, आगे चलते हैं। बोथ डीएनए एंड आरएनए आर न्यूक्लिक एसिड्स। दोनों डीएनए और आरएनए जो है वो न्यूक्लिक एसिड हैं। डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए क्या है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड्स आर मोनोमर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड है ना डीएनए, इसका मोनोमर कौन है, न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड के अंदर हमने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 ग्रुप्स होते हैं, एक फॉस्फेट ग्रुप, एक शुगर, पेंटोज शुगर का ग्रुप होता है और तीसरा आपके पास नाइट्रोजनस बेस होती है। तो इन तीनों को मिलाकर आप क्या कह रहे होते हैं, न्यूक्लियोटाइड कह रहे होते हैं। ठीक है, तो आरएनए के पास भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं और डीएनए के पास भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं, और ये दोनों के पास जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो क्या कहलाते हैं, इनका मोनोमर्स कहलाते हैं। ठीक है,
मोनोमर्स क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी चीज़ का, ठीक है। जैसे कि प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से मिलके बनता है, ठीक है। तो अमाइनो एसिड क्या है? मोनोमर्स हैं किसके? प्रोटीन के। और डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बन रहा है, तो न्यूक्लियोटाइड क्या है? मोनोमर्स हैं किसके? डीएनए के। आरएनए भी जो है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बन रहा है, लेकिन वो सिंगल स्ट्रैंड होता है, डबल स्ट्रैंड नहीं होता है, लेकिन उसमें न्यूक्लियोटाइड तो है ना। तो न्यूक्लियोटाइड जो है वो मोनोमर है किसका? आरएनए का, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स आर मोनोमर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, अमाइनो एसिड्स आर मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड मेड अप ऑफ मोनोमर्स से मिलके बनता है। न्यूक्लिक एसिड है आपके पास, यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है जिसको हम आरएनए भी कह सकते हैं। सिंगल स्ट्रैंड है सिर्फ, देखें इसमें ये जो सर्कल है वो आपके पास जो है फॉस्फेट ग्रुप है। ये जो फेस बना हुआ है पेंटोज शुगर है आपके पास, ठीक है। 5 साइड्स हैं इसकी। और इसके पास जो फर्स्ट कार्बन पर जो अटैच हुआ हुआ है बॉक्स रेक्टेंगल, वो आपके पास नाइट्रोजनस बेस है। इस पूरे ग्रुप का हम क्या कह रहे हैं? एज अ होल न्यूक्लियोटाइड कह रहे हैं। यहाँ से येलो कलर से लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स मिलके क्या बना रहे हैं? एक स्ट्रैंड बना रहे हैं आरएनए की। और अगर ये डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा तो स्ट्रैंड बन जाएगी किसकी? डीएनए की। तो डीएनए के मोनोमर्स भी कौन है आपके पास? न्यूक्लियोटाइड्स। और आरएनए के मोनोमर्स जो हैं वो भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं। आगे चलते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए हैव 3 पार्ट्स। न्यूक्लियोटाइड्स के 3 पार्ट्स होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में भी। फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। ये न्यूक्लियोटाइड डिफ्रेंशिएट, टोटल 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड हैं डीएनए के अंदर। तो वो डिफ्रेंशिएट कैसे हो रहे हैं? जब नाइट्रोजनस बेस डिफरेंट होता है तो उसकी मदद से, उसकी बेस पर जो है वो आपका पूरा न्यूक्लियोटाइड डिफरेंट हो जाता है एक दूसरे से। क्योंकि नाइट्रोजनस बेस अगर आपके पास एडेनिन है तो आपका नाइट्रोजनस ये न्यूक्लियोटाइड एक अलग ही कहलाएगा, ठीक है, अलग न्यूक्लियोटाइड। अगर नाइट्रोजनस बेस पर आपके पास थायमिन आ जाएगा तो फिर वो उससे डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, ठीक है, उस न्यूक्लियोटाइड से। तो इस तरह से आपके पास 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स हैं डीएनए के अंदर। और आरएनए भी मेरे ख्याल से 4 ही होते हैं, या अभी हम आगे पढ़ते हैं। डीएनए इज़ डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए हैज़ ओनली वन स्ट्रैंड। डीएनए के पास जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होती हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है। एंटी पैरेलल होते हैं क्योंकि पैरेलल होते तो फिर वो सीधे सीधी लैडर होती ना, लेकिन ये ट्विस्ट हो रही है आपस में, तो ये एंटी पैरेलल आपके पास लैडर्स हैं, ठीक है। एक लैडर में आप देखें पेंटोज फॉस्फेट ग्रुप ऊपर है, दूसरी लैडर में पेंटोज ग्रुप जो है वो नीचे की तरफ है, ठीक है। एंटी पैरेलल है, ये डबल स्ट्रैंडेड होता है डीएनए। और आपके पास जो है आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। DNA has ribose sugar, DNA has deoxyribose sugar, RNA has ribose sugar। अच्छा, deoxyribose sugar हमने पढ़ा था, इसमें शायद सेकंड कार्बन पे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हाइड्रोजन था सिर्फ इसके पास, लेकिन राइबोस शुगर में हाइड्रोजन नहीं होता। उस लोकेशन पे, कार्बन की लोकेशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, OH ग्रुप होता है। तो इसलिए उसको हम कहते हैं राइबोस शुगर, क्योंकि इसके पास एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है। डीऑक्सी राइबोस शुगर जो है डीएनए के अंदर होती है, उसके पास एक ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए उसको डीऑक्सी राइबोस कहा जाता है। बेसिस ऑफ डीएनए, डीएनए की बेसिस की हम बात करें तो 4 किस्म की बेसिस हैं डीएनए की। एडेनिन, थायमिन, गानिन और साइटोसिन, के आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए आपस में बॉन्ड बनाती हैं। अगर आप उनको याद करना मुश्किल हो रहा है कि ए को हमेशा टी के साथ बॉन्ड बनाना है, टी के दरमियान में 2 बॉन्ड होते हैं और सी के दरमियान में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, तो अगर ये याद नहीं रहे, आप ए को सी के साथ ना इसका बॉन्ड बना दें गलती से, तो ये आप याद रखने के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल है कि अगर आपको टी याद रखना है तो आप क्या करेंगे? एप्पल ऑन द ट्री, ठीक है, ट्री के पास एप्पल है। और कार इन द गैरेज, गैरेज के अंदर कार है, इस तरह से आपका सी याद रह जाएगा। और एप्पल इन द ट्री, एप्पल जो है वो ट्री पर होता है, ठीक है, ऑन द ट्री। तो टी आपका इस तरह से याद कर सकते हैं आप, ठीक है, ATCG। आरएनए हैज़ यूरेसिल, आरएनए के पास यूरेसिल होता है इंस्टीड ऑफ थायमिन, आरएनए के पास थायमिन के बदले यूरेसिल होता है, ठीक है। बाकी तीनों बेसिस सेम होते हैं, तीनों नाइट्रोजनस बेसिस सेम है AGC, लेकिन टी के बदले इसके पास क्या है? थायमिन के बदले यूरेसिल है, जिसको हम यू से डिनोट करेंगे। तो ये आरएनए और डीएनए की स्ट्रैंड में फ़र्क आप कर सकते हैं इससे, ठीक है। डीएनए हैज़ जेनेटिक कोड्स होता है, बट इट नीड आरएनए टू ट्रांसफ़र दैट कोड आउट ऑफ न्यूक्लियस। यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस से बाहर डीएनए नहीं जा सकता, तो उसके पास कोड्स तो हैं, जेनेटिक कोड डीएनए के पास हैं, लेकिन वो कोड बाहर ले जाना ये आरएनए का काम है, ठीक है। ये हम बात कर चुके हैं। वेल आई हेल्प्ड, ये यहाँ कह रहा है कि मैंने ही हेल्प करी है उसकी डीएनए की, कि उसकी इन्फॉर्मेशन आगे पहुँचाइए, जिसकी वजह से फिर आपकी हाइट जो है डीएनए की वजह में आपकी हाइट की इन्फॉर्मेशन होती है, आई कलर की होती है, ब्लड टाइप आपका, हेयर कलर आपका, ठीक है, तमाम इन्फॉर्मेशन डीएनए में मौजूद होती हैं। अच्छा, आरएनए के क्या है? आरएनए की कितनी टाइप्स हैं? आरएनए हैज़ 3 टाइप्स, mRNA, tRNA और rRNA। mRNA जो है वो मैसेंजर आरएनए है, जो आपके पास जो है लोकेशन डीएनए के न्यूक्लियस से डीएनए की इंफॉर्मेशन, सॉरी, सेल के न्यूक्लियस से डीएनए की इंफॉर्मेशन लेकर डीएनए के उस सेगमेंट की, उस जीन की
उस फंक्शनल जीन की इंफॉर्मेशन लेकर, जिसके पास जो है प्रोटीन बनाने की रेसिपी है, वो रेसिपी लेकर कॉपी कर कर डीएनए में से एमआरएनए जो है वो न्यूक्लियस से बाहर आता है। और बाहर आने से पहले थोड़ा मॉडिफाई भी होता है, वो हम आगे बात करेंगे। बाहर आता है जब न्यूक्लियस से, फिर बाहर आने के बाद वो आरएनए से आपके पास साइटोप्लाज्म में होता है राइबोसोम। राइबोसोम के अंदर जो है वो आरएनए मौजूद होता है। और जब ये एमआरएनए आता है, आरएनए राइबोसोम के पास आके अटैच होता है। राइबोसोम को हम क्या कह रहे हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कह रहे हैं, जो अंडे वाले बर्गर की तरह जो आरएनए आपका दिख रहा है। तो इस पे आके आपका आरएनए अटैच हो जाता है, एमआरएनए अटैच होता है राइबोसोम के पास, और यहाँ पर प्रोटीन बनता है। प्रोटीन बनने के लिए आपको चाहिए अमाइनो एसिड भी चाहिए ना। तो मुख्तलिफ़ अमाइनो एसिड जब मिलते हैं तो आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, प्रोटीन बनता है। तो वो अमाइनो एसिड होता है टीआरएनए के पास। ये टीआरएनए जो है न्यूक्लियस में घूम रहे होते, सॉरी साइटोप्लाज्म में घूम रहे होते हैं। और जब ये एमआरएनए आरएनए से अटैच हो जाता है, यानी कि राइबोसोम से आके अटैच हो जाते हैं, तो टीआरएनए आके फिर न्यूक्लियोटाइड इनको दे देते हैं आरआरएनए में, और एमआरएनए में आके अटैच हो जाते हैं। और स्पेसिफिक कोड के मुताबिक जो है टीआरएनए जो है वो अपना स्पेसिफिक अमाइनो एसिड आके अटैच करता है, और इस तरह से फिर प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाता है। ये मुख्तलिफ ये डिटेल में हम उसको आगे पढ़ेंगे। अच्छा, एमआरएनए जो है वो डिलीवर करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया है, न्यूक्लियस से बाहर यही लेकर आता है, यही मैसेंजर है, इसी की हम बातें कर रहे हैं अभी से। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस डिलीवर टू मिस्टर राइबोसोम को ये पहुंचा रहे हैं आउटसाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर, और सेल के अंदर पहुंचा रहे हैं। ठीक है, सेल के साइटोप्लाज्म में, और ये लोकेशन दे दिया। तो ये आपके पास जो है डीएनए देख रहे हैं, खिड़की के अंदर मौजूद है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, और इसने अपना लेटर जो है इन्फॉर्मेशन का वो एमआरएनए को दिया, और यह एमआरएनए इन्फॉर्मेशन लेकर जा रहा है किसके पास, राइबोसोम के पास। वहाँ पर फिर प्रोटीन बनेगा। ठीक है, एमआरएनए ट्रांसफ़र कोड्स टू राइबोसोम। एमआरएनए जो है वो ट्रांसफ़र कोड्स जो है वो ट्रांसफ़र करता है राइबोसोम में। प्रोटीन फैक्ट्री है राइबोसोम, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। राइबोसोम मेड अप ऑफ आरआरएनए से मिलकर राइबोसोम बनता है, और राइबोसोमल प्रोटीन से मिलकर आपका राइबोसोम जो है वो बनता है। ठीक है, न्यूक्लियस से एमआरएनए आया, एमआरएनए से राइबोसोम के अंदर इंफॉर्मेशन आ गई है डीएनए की। ठीक है, राइबोसोम मेड ऑफ राइबोसोमल आरएनए। आगे चलते हैं। अब ट्रांसफ़र आरएनए की बारी आ गई है। ट्रांसफ़र आरएनए क्या काम कर रहे हैं, टीआरएनए ट्रांसफ़र अमाइनो एसिड ये ट्रांसफ़र करते हैं टू मैच द करेक्ट एमआरएनए कोड। ठीक है, एमआरएनए के कोड्स होंगे, जैसे कि एमआरएनए के हमने पता है एटीजीसी नहीं होता, इसमें क्या होता है एयूजीसी होता है, तो इस तरह का कोड होगा कोई ना कोई। तो टीआरएनए के अंदर एट अ टाइम जो है वो 3 कोड्स होते हैं। जैसे यूएसी इसके पास कोड है, तो ए से हमेशा यू कनेक्ट होगा। इधर ये ए से ऊपर जो टीआरएनए का ए है सेंटर वाला, उससे फिर ये एमआरएनए जो स्ट्रैंड है उसका यू से कनेक्ट होगा, और फिर जी से आपका सी कनेक्ट होगा। और ये कोड के मुताबिक आपका टीआरएनए जो है वो आके अटैच हो जाएगा एमआरएनए से, और यहाँ पर अपना अमाइनो एसिड रिलीज़ करेगा, और फिर चला जाएगा। ठीक है, तो अमाइनो एसिड आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। फिर ऐसी तरह से दूसरा अमाइनो एसिड आएगा जो कि सीसीए के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन इसकी लेकर आ रहा होगा, और अमाइनो एसिड उसके मुताबिक ही लेकर आ रहा होगा, जिसके पास ये कोड होगा। तो उसका कोड क्या होगा, ये जो राइट साइड पे आपके पास एमआरएनए अगर हम पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है, AUG लिखा हुआ है। AUG से तो ये आपके पास टीआरएनए आ जाएगा UAC। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ए से यू कनेक्ट होगा, यू से ए, और जी से सी कनेक्ट होगा, तो ये अमाइनो एसिड देकर चल जाएगा। फिर अगला टीआरएनए जो आएगा वो कौन सा होगा, CCA एमआरएनए आपके यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वो कौन सा होगा, GGU होगा। ठीक है, क्योंकि सी से जी कनेक्ट होगा। तो दूसरा टीआरएनए आपके पास आएगा जिसके कोड्स क्या होंगे, GGU। ठीक है, और उसके पास जो अमाइनो एसिड होगा वो मुख्तलिफ अमाइनो एसिड होगा। फिर वो अमाइनो एसिड इस प्रीवियस अमाइनो एसिड के साथ ज्वाइन हो जाएगा, और पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, और आपके पास जो है प्रोटीन बन जाएगा, प्रोटीन चेन बन जाएगी। ठीक है, अमाइनो एसिड की चेन बनेगी, वो फिर प्रोटीन स्ट्रक्चर बना लेगी आगे जाके। तो यहाँ पे क्या है, टू मैच द करेक्ट एमआरएनए कोडॉन। टीआरएनए जो है वो ट्रांसफ़र करता है अमाइनो एसिड टू मैच द करेक्ट एमआरएनए कोडॉन। एमआरएनए की कोडॉन को मैच करते हुए ये अपना जो है अमाइनो एसिड यहाँ ट्रांसफ़र करके जाता है टीआरएनए। अमाइनो एसिड आर जॉइन टुगेदर टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन। अमाइनो एसिड फिर ज्वाइन होते जाते हैं और वो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। प्रोटीन आर मेड अप ऑफ वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। प्रोटीन जो बनती है वो एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर जो है आपका प्रोटीन बनता है। ठीक है, ये देखें जो मैंने एग्जांपल अभी पीछे से बता दिया था, यूएसी आके अटैच हुआ था एयूजी से, और वो अपना अमाइनो एसिड छोड़ के यहाँ चला गया,
और फिर GGU आया, tRNA GGU के कोड के साथ आया, CCA पर अटैच हुआ है mRNA के, और ये अपना दूसरा अमीनो एसिड यहाँ छोड़ के चला जाएगा। उस तरह से आपके पास जो है अमीनो एसिड की चेन बन जाएगी, और जिसको पॉलीपेप्टाइड चेन कहा जाता है, और क्योंकि इनके दरमियान में जो बॉन्ड बन रहा है वो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनता है, और फिर इस तरह से आपका प्रोटीन जो है वो तैयार हो जाता है। इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग की इवैल्यूएशन अगर हम करना चाहें तो कैसे करेंगे? इफ़ आई हैव 8 DNA न्यूक्लियोटाइड्स, अगर मेरे पास 8 DNA न्यूक्लियोटाइड्स हैं, हाउ मैनी DNA बेसिस डू आई हैव, तो मेरे पास कितनी DNA बेसिस होंगी? हाउ मैनी बेस पेयर्स, और कितने बेस पेयर्स होंगे, क्योंकि DNA में जो है वो बेस पेयर्स होते हैं ना, A T के साथ अटैच हुआ होता है, GC के साथ अटैच हुआ होता है, तो कितने बेस पेयर्स होंगे? अगर देखें 8 DNA न्यूक्लियोटाइड हैं तो 4 DNA के पास 8 न्यूक्लियोटाइड हैं, तो 4 एक तरफ होंगी, 4 दूसरी तरफ होंगी, ताकि ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो आपस में बॉन्ड बनाएंगी, ठीक है, पेयर बनाएंगी। तो 8 न्यूक्लियोटाइड इस तरह से होंगी कि लेफ़्ट स्ट्रैंड पे 4 और राइट स्ट्रैंड पर 4 न्यूक्लियोटाइड, और फिर दोनों के चारों के जो नाइट्रोजनस बेसिस होंगी वो आपस में लेफ़्ट राइट से बॉन्ड बनाएंगी, ठीक है, दोनों। और तो इसके पास बेसिस कितनी होंगी भाई? एक न्यूक्लियोटाइड के पास एक ही बेस होती है, तो कितनी बेसिस हो गई? 8 बेसिस हो गई। हाउ मैनी बेस पेयर्स, अब बेस पेयर्स कितने होंगे? क्योंकि 8 न्यूक्लियोटाइड हैं, 4 एक तरफ 4 एक तरफ, और जब ये पेयर बनाएंगे तो टोटल हमारे पास 4 बेस पेयर बनेंगे, ठीक है। तो उसको आगे देखते हैं। और इसी तरह से ये इफ़ आई हैव, तो 8 बेसिस होंगी और 4 बेस पेयर्स बनेंगे, यहाँ बने हुए भी दिखा दिए उन्होंने, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं, 4 एक तरफ 4 दूसरी तरफ, और ये आपस में बेस पेयर बनाएंगे, 4 पेयर बनेंगे। टोटल आपके पास 8 नाइट्रोजनस बेसिस होंगी, क्योंकि 8 आपके पास न्यूक्लियोटाइड हैं, ठीक है। पूरा न्यूक्लियोटाइड के अंदर ये पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप भी शामिल है, और उसका ये नंबर 1 जो है वो नाइट्रोजनस बेस है इसका, ठीक है। तो मज़ीद अब आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आया आपके पास, व्हाट वुड बी द कम्प्लीमेंट्री DNA बेसिस फॉर दिस स्ट्रैंड, ठीक है। ये स्ट्रैंड है आपके पास, कॉम्प्लीमेंट्री DNA बेसिस क्या होंगी, यानी कि एक स्ट्रैंड है, इसके सामने जो स्ट्रैंड होगी उसके पास क्या क्या होगा? क्योंकि ये DNA की स्ट्रैंड है तो क्या होगा? ए के सामने क्या होगा? T होगा, एपिल ऑन द ट्री हमने पढ़ा था, एपिल इन द ट्री। तो T के सामने A, T के सामने A होगा, G के सामने क्या होगा? कार इन द गैरेज, G के सामने C, A के सामने T और C के सामने G, ठीक है। ये आ गया आपके पास, और ये रूल भी बता दिया याद करने के लिए, अगर आप याद करना चाहें तो। अच्छा, व्हाट वुड बी द करस्पॉन्डिंग RNA बेसिस, अगर RNA बेसिस आप यहाँ पर अटैच करेंगे तो फिर क्या होंगी वो RNA बेसिस DNA के ऊपर? अच्छा, DNA है यहाँ पर ATTGAC, ये DNA की स्ट्रैंड है। अब DNA की स्ट्रैंड के ऊपर RNA जो है वो आके अटैच होगा, ठीक है, ताकि आपका mRNA बनाया जाए। या आप पहले ये समझ भी लें, नीचे देखें पर्पल कलर से आपके पास DNA की स्ट्रैंड है, और ये जो येलो कलर का ये कार्टून यहाँ पर अटैच कर रहा है, ये mRNA को इससे अटैच कर रहा है, ठीक है। और ये mRNA की स्ट्रैंड है ऑरेंज कलर की, और ये जो कार्टून है इसका नाम है RNA पॉलीमरेज, ठीक है। ये जो बेसिस अटैच कर रहा है ये mRNA की बेसिस अटैच कर रहा है, जो DNA की स्ट्रैंड पर आके अटैच हो रही हैं, ठीक है। DNA टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये जो आपको ऊपर गिवन दी हुई है ये DNA की स्ट्रैंड दी हुई है, और इसके ऊपर RNA की कॉरेस्पॉन्डिंग अटैचमेंट होगी, जो कि आपका RNA पॉलीमरेज कर रहा है, तो ऊपर RNA की बेसिस आएंगी, ठीक है। A के साथ T अटैच नहीं करेंगे हम, क्या अटैच करेंगे? A के साथ U, ठीक है। सबसे पहला A है, इसके साथ U अटैच होगा, और T के साथ क्या अटैच होगा? A अटैच होगा, ठीक है। फिर इस T के साथ A अटैच होगा, और G के साथ C अटैच होगा। फिर A के साथ T अटैच नहीं होगा, क्योंकि RNA के पास T नहीं होता, थायमिन नहीं होता, उसके बदले यूरेसिल होता है, तो इस सेकंड लास्ट A के साथ भी U अटैच होगा, और C के साथ G अटैच होगा, ठीक है। इस तरह से आप देख लें, इसने यू को सर्कल भी करा है ताकि ये बताने के लिए, क्योंकि ये mRNA की स्ट्रैंड है, मैसेंजर RNA की। तो अगर ये आपको याद नहीं होगा तो आप क्या करें, एप्पल ऊपर, पहले ट्री पता है, एप्पल ऑन द ट्री था, अब ट्री एप्पल नीचे टूट के नीचे गिर गया, तो आप उसको ऐसे याद रखेंगे, एप्पल अंडर द ट्री, ठीक है। अच्छा, सेल के बारे में अगर हम इस RNA की बात हमने मुकम्मल कर ली है, अब हम सेल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना चाह रहे हैं। सेल जो है वो बेसिक यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ये पिंक कलर का सेल है। ये सेल के अंदर आपके पास न्यूक्लियस है और बाकी साइटोप्लाज्म में चीज़ें हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जिनोम होता है। इन ह्यूमंस के अंदर जिनोम कंटेन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। ह्यूमंस का जो जिनोम होता है उसके अंदर 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के। ईच क्रोमोसोम कंटेन अ लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ DNA टाइटली पैक्ड अराउंड प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन। हर क्रोमोसोम के अंदर जो है वो DNA की एक लॉन्ग स्ट्रैंड होती है जो टाइटली पैक हुई भी होती है हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, ठीक है।
Gene is a segment of DNA that contain the instructions for making a specific protein. डीएनए का जो जीन है वो क्या होता है कि डीएनए का ही सेगमेंट होता है जीन। उसके अंदर क्या होती है, सेगमेंट होता है डीएनए का, उसके अंदर क्या होती है, इंस्ट्रक्शन होती हैं कि वो एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने की जो भी इंस्ट्रक्शन है वो तमाम इस इंस्ट्रक्शन इस जीन के अंदर शामिल होती है। तो एक डीएनए के अंदर बहुत सारे जीन्स होते हैं, तो बहुत सारे प्रोटीन बनाने की मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो शामिल होती हैं डीएनए स्ट्रैंड के अंदर। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो मूव्स अलोंग द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। डीएनए की स्ट्रैंड पर आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आके अटैच होता है और पूरी स्ट्रैंड पर मूव करता है, ठीक है, और उस जीन पर, पूरे उस जीन पर मूव करता है ताकि आपका एमआरएनए बनाया जा सके, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज मूव्स अलोंग द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एंड मेकिंग स्ट्रैंड ऑफ एमआरएनए, और स्ट्रैंड ऑफ एमआरएनए बनती है बाय यूजिंग फ्री बेसिस इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर फ्री बेसिस होती हैं आरएनए की, AUCG। वो फ्री बेसिस ये देख रहे हैं आप आके अटैच हो रही हैं डीएनए की स्ट्रैंड से। ये देखें आप, आरएनए पॉलीमरेज ने क्या करा, सबसे पहले डीएनए स्ट्रैंड को अलग अलग कर दिया। तो ये डीएनए के स्ट्रैंड में आपके पास जो है ये न्यूक्लियस में जो फ्री बेसिस हैं आरएनए की वो आके अटैच हो रही हैं, ठीक है। टी के साथ ए अटैच होगा, फिर ए के साथ यू, सी के साथ जी अटैच होगा और आपके पास एमआरएनए की स्ट्रैंड बनेगी, ठीक है। तो ये मैसेंजर आरएनए इस तरह से आपके पास बनता जाएगा और ये आपके पास नीचे मैसेंजर आरएनए तैयार हो जाएगा। और ये पॉलीमरेज जब पूरा जीन को कवर कर लेगा, फिर ये पॉलीमरेज जो है वहाँ से डीएनए से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और आपका डीएनए स्ट्रैंड पहले की जैसी थी वैसे की वैसी ही रहेगी, ठीक है। ये इसका काम क्या है, सिर्फ पॉलीमरेज का, कि डीएनए को स्ट्रैंड को खोलता है ये और फिर एमआरएनए की बेसिस अटैच करता है और वापसी से डीएनए की स्ट्रैंड जो है वो बंद हो जाती हैं और ये पूरी डीएनए की स्ट्रैंड में मूव करता है, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट जैसे भी मूव करता है, ठीक है। तो इससे हमारे पास एमआरएनए तैयार हो जाता है और डीएनए भी आपका वैसा का वैसा ही रहता है, ठीक है। एमआरएनए जब बन जाता है तो यहाँ कह रहे हैं इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एमआरएनए जो बनता है इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन इज़ द प्रोसेस इन विच अ सेगमेंट ऑफ डीएनए इज़ कॉपीड इनटू एमआरएनए, ठीक है। सेगमेंट ऑफ डीएनए जो हम कॉपी कर देते हैं एमआरएनए में, ये प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन बाय द एंजाइम्स आरएनए पॉलीमरेज। ये किसके ज़रिए हम करते हैं, आरएनए पॉलीमरेज के ज़रिए करते हैं जो कि एक एंजाइम है। अब ये एमआरएनए जब बन जाता है तो एमआरएनए को हम थोड़ा मॉडिफाइड करते हैं बाय रिमूविंग एंड एडिंग सेक्शन, ठीक है। कुछ सेक्शंस हम रिमूव करते हैं इसमें से, कुछ सेक्शंस इसमें ऐड करते हैं, तो आपके पास एमआरएनए जो है वो मॉडिफाइड हो जाता है। यूजुअली जो है इसके अंदर जब एमआरएनए तैयार होता है तो उसके अंदर कोडिंग रीजन भी होता है, और जो कोडिंग रीजन जो है के अलावा भी दूसरा रीजन होता है, ठीक है। उसको हम इंट्रॉन कहते हैं, जो कि कोडिंग परफॉर्म नहीं कर रहा होता, उसके अंदर इंस्ट्रक्शन नहीं होती प्रोटीन की, ये जिसको हम हाईलाइट हो रहा है ना पहली स्ट्रैंड में, ये इंट्रोन इसको हम कहते हैं। इसके पास जो है कोडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं होती। और जो आपके पास डार्क रीजन है एमआरएनए का, वो क्या है आपका एक्सॉन्स हैं, उनके पास जो है वो कोडिंग इन्फॉर्मेशन होती है। तो हम इंट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं और फिर दोनों एक्सॉन्स को आपस में अटैच करके ये नीचे वो जो है आपके पास एमआरएनए मॉडिफाई हो जाता है, ठीक है। तो अब इस एमआरएनए के अंदर जो है मॉडिफाइड एमआरएनए के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शन ही मौजूद है किसकी, पूरे एमआरएनए के अंदर तमाम एमआरएनए में इंस्ट्रक्शन मौजूद है किसकी, प्रोटीन बनाने की, ठीक है। और जो इसका सेगमेंट था जिसमें इंस्ट्रक्शन मौजूद नहीं थी किसकी, प्रोटीन बनाने की, वो हमने रिमूव कर दिया है, ठीक है। अब जब ये आरएनए मॉडिफाइड हो जाएगा एमआरएनए, तो ये न्यूक्लियस से बाहर आ जाएगा, मूव्स आउट ऑफ द न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। प्रोटीन फैक्ट्रीज जिसको हम राइबोसोम कहते हैं बाइंड्स टू द एमआरएनए फिर आके उससे देख रहे हैं आप राइबोसोम से बाइंड हो चुका है मैसेंजर आरएनए। राइबोसोम रीड्स द कोड ऑफ एमआरएनए, फिर राइबोसोम इसके कोड्स को रीड करता है एमआरएनए के, टू प्रोड्यूस अ चेन मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, और फिर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड आपकी चेन बन जाती है, जो कि ट्रांसफर एनएनए जो है साइटोप्लाज्म में से थ्री कोड्स को आके अटैच करता जाता है, के मुताबिक आके आपका जो है अमाइनो एसिड अटैच करता जाता है टीआरएनए। देयर आर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड जो हैं होती हैं। टीआरएनए कैरी अमाइनो एसिड टू राइबोसोम, टीआरएनए जो है वो राइबोसोम तक अमाइनो एसिड लेकर आता है। एमआरएनए रीड्स 3 बेसिस एट अ टाइम, एमआरएनए जो है वो ये 3 बेसिस एट अ टाइम रीड करता है, टीआरएनए जो है वो डिलीवर करता है द करस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड, फिर ठीक है टीआरएनए करस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड आके डिलीवर करता है एमआरएनए के मुताबिक। दैट्स हाउ अमाइनो एसिड चेन ग्रोज, इस तरह से फिर अमाइनो एसिड चेन जो है वो बनती है। और आफ्टर लास्ट अमाइनो एसिड एडेड, जब लास्ट अमाइनो एसिड ऐड हो जाता है, द चेन एक्वायर्ड अ कॉम्प्लेक्स 3D शेप, तो चेन जो है वो कॉम्प्लेक्स 3D शेप ले लेती है प्रोटीन की। दिस प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो ये जो एमआरएनए न्यूक्लियस से जब बाहर आ जाता है और आके राइबोसोम से अटैच हो जाता है, राइबोसोम में जो भी फंक्शन परफॉर्म हो रहा है और टीआरएनए आके अमाइनो एसिड देता है,
और मुताबिक mRNA के मुताबिक और फिर वो अमीनो एसिड आपस में चेन बनाते हैं और फिर वो प्रोटीन बन जाता है, चेन जब कंप्लीट हो जाती है तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, ट्रांसलेशन कह रहे हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों प्रोसेस होते हैं, किन के अंदर, उन सेल्स के अंदर जिनके पास न्यूक्लियस है, उन सेल्स को हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स, और उनके अंदर ये प्रोसेस पूरा परफॉर्म हो रहा होता है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का, और इस तरह से आपका जो है वो प्रोटीन तैयार हो जाता है, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 2 भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है।